हम तो पत्रकारिता कर रहे थे, हम कहां प्रधानमंत्री से टकराने जा रहे थे। तो एक नैरेटिव बनाया गया। ये और बात है कि उनको डर लगता है कि कहीं इंटरव्यू ना मांग दे, वो भी छोड़ दिया मैंने, चलो भाई नहीं करते। आपने प्रवक्ताओं को से बहिष्कार करवाया मेरा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं अकेला पत्रकार मेरा बहिष्कार करा रहा था। हम भी याद रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साधारण और अच्छे कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा अपमान है ना अपमान, कि वो कार्यकर्ता भी अपने उस पार्टी के जरिए लोकतंत्र के बारे में कुछ ना कुछ सोचता होगा, लेकिन उनके प्रवक्ताओं के जो प्रमुख हैं और पार्टी प्रमुख हैं वो तय करते, रवीश कुमार के शो में मत जाना, आओगे किस मुंह से, जवाब नहीं होगा तो आप गाली देंगे, बहिष्कार करेंगे। तो आप क्या होता है कि ये बहिष्कार का एक मतलब होता है, इस पेशे में आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपके शो में नहीं आना, तो वो आपको इररिलेवेंट और प्रासंगिक बनाते हैं। भाई आप किसी काम के तो है नहीं, आपको बिग इंटरव्यू नहीं मिलेगा, वो बिग नेता नहीं आएंगे जो मेरे नाम से उनका पसीना छूट जाता है। तो अब मैं क्या कहूं, आप बताइए। जो लोग मेरा बहिष्कार करते हैं तो मैं उनको और क्या कहूं, मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं, पसीना छूटता होगा इसीलिए तो बहिष्कार कर रहे हैं ना, फिर और क्या कर रहे हैं। 2 साल हो गया, मुझे लगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 1.5 महीने के बाद आ जाएंगे, इतना चलता है, टाइम देना चाहिए। 2 साल गुजर गए, 2 साल में भी वो मेरे शो में आने लायक उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने कई जिलों में नए नए मुख्यालय बनाए। तो एक तरह से आपको अलग, और उन नए नए मुख्यालयों की तस्वीरें जाके देखी ना, क्यों नहीं देखते, कितना कुछ नया है, सिर्फ बोलना, पूछना, बात करना, यही गुनाह हो गया इनका। तो आपको अकेला कर दिया गया, आपको दोस्तों से अकेला कर दिया गया, आपको अपने सामान्य जिंदगी से अकेला कर दिया गया। ये इतना आसान नहीं था। हम किस्मत वाले लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग मिले, सहारा देने वाले, मनोवैज्ञानिक सहारा देने वाले, हौसला देने वाले, लेकिन तब भी परेशानियों से बहुत गुजरे हैं। हम ये कहीं से भी ये धारणा आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते कि इससे मेरी नींद हराम नहीं हुई। रात भर नींद नहीं आई, कई दिनों तक नींद नहीं आई, इस तनाव से हम गुजरे हैं। कोई भी पत्रकार जिसको ये लगे कि कल उसकी नौकरी जा सकती है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि जो बाकी लोग फ्रीलांस कर रहे हैं उनकी तकलीफ कितनी ज्यादा होगी, उन पे केस कर दिया जाए, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आपको काट के मार देंगे, बताइए, फोन कर रहे हैं कि आपको काट के मार देंगे, आपको सुन के कैसा लगेगा। दिन रात आपके वीडियो पर आए, घर के लोग देखें, घर के और भी परिवार वाले हैं, उन पे कैसा लगेगा। और तब आप सोचिए कि जिनके यहां गोलियां चली हैं, जो गोलियों से मारे गए हैं, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी। तो हम किसके लिए और किस बात के लिए, किन तर्कों से हिंसा के इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। क्या इन सब बातों के बिना आप इतने बुज़दिल हो गए हैं कि उस नेता का सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या उस नेता की जरूरत इसी काम के लिए है कि हमको ट्रोल आर्मी चाहिए था हिंदुस्तान में, जो गालियां दे, लोगों को मारे, जो वोट देने के बाद निकले तो 10 लोग लाठियां लेके, डंडे लेके उससे कार के पीछे दौड़ जाएं। ऐसा हम लोगों ने क्या किया था। और जब बताने जाइए तो तमाम तरह के पत्रकारिता के अंतर विरोध को खड़ा कर देते हैं। पुलिस के पास जाइए तो पुलिस काम नहीं करती है, जांच नहीं करती है, क्योंकि वो जो सारा नेटवर्क था वो स्वाभाविक नेटवर्क नहीं था लोगों का, वो बनाया हुआ नेटवर्क था। उनको पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं इस समाज में। तो इस समाज को उसकी आंख में आंख मिला के बताना तो पड़ेगा ना कि 5 साल में तुम्हारी ये हालत हो गई कि देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो गाली देने वाले, झूठ का प्रोपेगेंडा करने वालों को फॉलो करता है। क्या आपको इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था? तो बहुत सारे गली मोहल्ले में ऐसे मजबूत नेता घूम रहे हैं, उन्हीं को बना देते आप। अगर इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था। ये हुआ क्या? 24 घंटे उस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से, इसमें मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ, न्यूज चैनलों का। जो एंकर 2011-12 के साल में आंदोलनों में, उससे पहले वो भूत प्रेत पिशाच दिखा रहे थे, स्वर्ग की सीढ़ी खोज रहे थे, और 21 दिसंबर 2011 या 12 में एक तरह से वो अपनी पत्रकारिता को छोड़कर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो अचानक अन्ना आंदोलन के एक इंटरव्यू से मिली टीआरपी के बाद वो सक्रिय हो गए। वो सवाल पूछने लगे तो अच्छा हुआ, अपने आप को रिवाइव किए, लोगों में भी विश्वसनीयता बढ़ी, और उसका एक फायदा एक पार्टी को भी हुआ सवाल पूछने से। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आते थे मेरे शो में, फोन करते थे, अरे भाई साहब हफ्ते में 1 दिन मेरा लगवा देना,
क्या बात करते हैं, हमको बुलाते नहीं। मैं तो अपना गली कुची में घूमने वाला, मैं भी समझ नहीं पाता था कि इनको कैसे डील करूं। इतने बड़े बड़े नेता हैं, आधे मंत्री हैं उनमें से फोन करने वालों में से, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं कहीं निकल गया था, देखता था ये फोन पे इनके नाम बस कर रहे हैं। अरे बुलाए नहीं, 15 दिन हो गया है, बुला लिया करो यार, तुम तो हमारे स्टेट के भी हो। वो लोग साइलेंस में चले गए, जो ऑफिसर बात करते थे वो साइलेंस में चले गए। आप उनके पास अपनी समस्या लेके जाइए कि भाई हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ना उसी गवर्नमेंट से, वो आपकी थोड़ी है, वो हमारी है। देखिए वो तो सब अच्छा है, हम आपके फैन हैं, मेरी वाइफ तो आपका प्रोग्राम देखती है, लेकिन वो आप समझते हैं इसमें कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी माँ आपका प्रोग्राम देखती है, वो तो कभी प्राइम टाइम नहीं छोड़ती। मैंने कहा सर देखिए इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, गाली देके जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कैसे काम करें। वो देखते हैं, वो तो आप समझते ही। फिर भी उसी तंत्र से कुछ लोग निकल कर आए जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अच्छी बात, लेकिन वो डर उनके भीतर भी बैठ गया। हर कोई डरा हुआ है। अरे भाई डर से आजाद करो खुद को भाई। हमने अपनी आजादी किसी के पीछे इस तरह से सौंप दी, पता ही नहीं चला। और वो न्यूज चैनलों के जरिए जनता को आइसोलेट कर दिया गया। आप अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं, अब मेरे पास इस तादाद में आने लगे कि मैं लगता है कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं संभाल सकता। मुझे ये लिखना पड़ता है कि मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है। तो वो झेलना भी एक तरह से वो टॉर्चर है, क्योंकि कोई अब कर नहीं रहा है। वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा, एक कश्मीर एजेंडा दिन रात देते रहो लोगों को, और जनता को हेल्पलेस कर दिया है मीडिया के जरिए। तो ये स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आसान नहीं है कहीं जाकर बोलना, क्योंकि वो काउंट होता है और फिर उसका फिर अटैक प्लान होता है। पता नहीं वो किस किस को फॉलो करते हैं, किस किस को पीछे लगा दें। मेरे खानदान में और लोगों को निकाल रहे हैं और फिर वो मीम बना के वो चला रहे हैं। वो आजकल वो इनका भाई ये है, इनकी बहन ये है। तो सब देख रहा हूँ, सब सह रहा हूँ। ये मेरे काम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कुछ लोग हैं जो उनके गुलाम होने से रह गए। तो कभी ना कभी पूछ देंगे, कहीं ना कहीं बोल देंगे। अखबार में जगह नहीं मिलेगी तो यहां आके बोल देंगे, बिना लाग लपेट के बोल देंगे। बैलेंस नहीं करता भाई, मैं तराजू पे बेंग नहीं तोलता हूं, छोड़ दिया वो काम जो गलत है। आप हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं है, एक ही है, तो एक ही की बात होगी ना। दूसरा कहां से लाऊं बैलेंस करने के लिए? कोई और दूसरा भी है जिनसे मैं अनिल अंबानी के बारे में पूछ सकूं? आप बता दें। सुनने वाले श्रोता भी डरे हुए हैं, महिलाएं डर गई। तो इतने सारे डरे लोगों के बीच में एक आदमी जिसको लगातार, मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, डराया जा रहा है,